और अब हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, जिन्हें अब बोलना है। कम से कम वो इस बात की पात्रता रखते हैं कि वो संगीत पर भी बोलें, वो विज्ञान पर भी बोलें, कला पर भी बोलें, साहित्य पर भी बोलें। अपने आप में एक बहु अंतर अनुशासनिक व्यक्ति, जिनका सानिध्य और सहयोग हमें लगातार प्राप्त होता रहा है, जिनका भावकत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह के नए विषय पर काम करने की उन्होंने छूट दी, नहीं तो सावित्री सिंह परिहार मैडम और विशाखा ने जिस तरह से पूरा फॉर्मेट बनाया, विषय बनाए, और उसको उन्होंने जिस विश्वास के साथ कहा कि आप लोग इसे कीजिए, हमारा जितना सहयोग संभव है होगा, मैं खुद भी रहूंगा। आदरणीय संतोष चौबे जी, जो इस सत्र के अध्यक्ष हैं, हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अब इस विषय पर अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। आदरणीय संतोष चौबे। आज की सभा के मुख्य अतिथि, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष माननीय भरत शरण सिंह जी, आदरणीय बाल मुकुंद पांडे जी, यदि वो कनेक्टेड हैं तो उनको भी प्रणाम करता हूं। सौरभ मिश्र जी, मंच पे मेरे साथ उपस्थित सारे मित्रों, एक बहुत ही समृद्ध संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र अभी चल रहा है और इतनी सारी बातें कही गई हैं, मुझे स्वयं भी अलग अलग पक्षों से ये विषय आलोकित होता दिखता है। और इस समय विचार भूमि पे मेरे बहुत सारे विचार चल रहे हैं। जैसे अमिताभ सर ने कहा था कि अगर भरत जी बोलेंगे या मैं बोलूंगा तो लगभग दिन भर इन विषयों पे बोल सकता हूं, और मेरा इनमें से कुछ विषयों पे काम भी है। मैं सबसे पहले तो अरुणेश को बहुत बधाई देता हूं, उसने बहुत तैयारी के साथ इस विषय को प्रस्तुत किया। सर, अरुणेश शुक्ल जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में थे और वहां से हमारे यहाँ आए हैं, तो ये उनकी भी कुछ भलाई बताता है, कुछ हमारी भी भलाई बताता है कि हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन से लोग, JNU से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से लोग आ रहे हैं, IGNOU से लोग आ रहे हैं, और भी अच्छे विश्वविद्यालय के लोग आए हैं। तो आपने इस विषय के साथ बहुत न्याय किया और बहुत अच्छी तरह इसको संचालित किया है। मैं जैसा कह रहा था कि खूब सारे अच्छे विचार अभी हमारे सामने आए हैं। मैं संचार परंपराओं की एक सूची प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं नाट्य कलाओं की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनकी सूची प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं लोक कलाओं में संचार जो पद्धतियां उनके बारे में बात कर सकता हूं। मैं साहित्य की जो परंपराएं उन पर भी बात कर सकता हूं। पर मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा कि मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात कहूं, और इस समय जो मैं काम कर रहा हूं उसके भीतर ये खोज या ये एक्सप्लोरेशन कैसे चल रहा है, ये आपसे शेयर करूंगा, तो शायद आपको कुछ मजा आएगा और आपको सुनने में भी इसमें आनंद आएगा। मुझे मतलब इतिहास मेरा प्रिय विषय है, हालांकि मैं हूं तो इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से मेरा साबका पड़ता रहा है, लेकिन इतिहास जब मैं सिविल सर्विस में बैठा तब से मेरा बहुत प्रिय विषय बना और उस पर पढ़ता रहता हूं। मेरे मन में जो धारणा बनी हुई थी और जो पश्चिमी साहित्यकारों ने बनाई थी, उनके इतिहासकारों ने बनाई थी, वो ये थी कि मतलब हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है, और बेसिकली जो लेखन वगैरह का काम है या इतिहास के डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वो ऐसे रोमिला थापर और उनके साथ के बहुत सारे समूह हैं, इतिहासकार हैं, इरफान हबीब भी शामिल हैं और लोग थे इसमें। वो ये बराबर कहते रहे और ये धारणा हमारे मन में गहराई से बिठा दी गई थी कि असल में तो भारत का कोई ऐसा इतिहास है ही नहीं, और लेखन उसका हुआ ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दिनों तक ये अवधारणा मेरे मन में बनी रही और मैंने कभी इसको बारीकी से नहीं जांचा। हालांकि
जब भारत बोध की बात हुई और भारतीयता बोध की बात हुई और मैंने पुनर्विचार शुरू किया, तो एक बहुत अच्छी किताब मेरे हाथ में आई, उसका अभी जिक्र करता हूं। वो AC मजुमदार की किताब है, द हिंदू हिस्ट्री उसका नाम है, और 1924 में वो लिखी गई थी। 1924 की वो किताब का रीप्रिंट अभी आया है, क्योंकि उसको शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। वो ये बताते हैं कि गजनी के हमले के पहले, मतलब 1011, 1010 से 1026, बहुत सारे हमले उन्होंने किए थे, कि पहले लगभग 5000 साल का इतिहास जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, वो हिंदू हिस्ट्री के फॉर्म में देखा जा सकता है, और अंततः उसमें से बहुत सारी चीज जो भरत जी बात कर रहे थे वो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का निर्माण करती है। जैसे जैसे हम वाचिक परंपरा कहते हैं, जिनको हम वेद कहते हैं, वो वेद लगभग 2000-2500 वर्षों तक तो लिखे ही नहीं गए, वो वाचिक परंपरा से ही ट्रांसफर होते थे। तो वहां पर संचार जो है वो एक गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें शिष्य जो है उसको पूरा कंठस्थ करता है, और लगभग 2000 वर्षों तक वेदों का जो काम है वो वाचिक परंपरा से चलता है। और आगे चलकर जब लगभग ईसा के 6000 वर्ष पूर्व भाषा का निर्माण होता है, पतंजलि व्याकरण ठीक करते हैं और व्याकरण का निर्माण होता है, तो ये सारे वेदों का लेखन होता है। यहां पे मजूमदार ये कहता है कि ये मानना कि इतिहास सिर्फ लिखने से बनता है, ऐसा नहीं है। वाचिक परंपरा में भी बहुत सारा इतिहास रहता है। और वो ये कहता है कि ये मानना कि साहब जो पुराण है वो गल्प है और वो इतिहास नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि पुराण जो बाद में लिखे गए, वेदों के बाद लिखे गए, उनमें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनमें से बहुत सारे तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। भारतीय पद्धति कथा की ही थी, तो भारतीय पद्धति में इतिहास कथा की तरह ही लिखा जाता था, और पुराणों में अगर कथात्मक आख्यान है और पुराणों में अगर कथात्मक विस्तार है चीजों का, वो भारतीय पद्धति में इतिहास लिखने का तरीका था। क्योंकि वो एक वो बात है कि हम सेल्फ ग्लोरीफाई अपने आप को बहुत नहीं करते थे, हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ के देखते थे। तो ये जो पौराणिक आख्यान है इसमें बहुत सारे वो गुण हैं जो कि आपको बाद के जो, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक दो बड़े प्रसिद्ध इतिहासकारों के, जो कि किन कारणों से इतिहास लिख रहे थे ये आपको समझ में आएगा। तो ये कहता था कि ये एक डिलिबरेट षड्यंत्र है जिसमें कि ये तय हुआ कि यार ये कह दो कि इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आज विश्व में 110 करोड़ हिंदू रहता है, आप क्या कह रहे हैं इसका कोई इतिहास नहीं है? क्या कह रहे हैं? वो किससे कह रहे हैं? ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें कि आपकी पूरी परंपराओं को और आख्यान को बाहर कर दिया गया, और फिर इतिहास लेखन वहां से शुरू होता है जहां तक कि अंग्रेज लिखते थे, या कि हमारे जो मतलब मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने लिखना शुरू किया, तो वहां से इतिहास लेखन होता है, ये बताया जाता है। मैंने फरिश्ता और बर्नी और इनके बहुत सारे इतिहास के किताबों को देखा, जिससे मालूम पड़ा कि ये असल में जो सम्राट थे उन सबके चाटुकार थे, और चाटुकारिता के कारण जो उन्हें लिखना था वो उसे लिखा, उसको साहित्य, उसको इतिहास की तरह प्रस्तुत किया। उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज मिलती हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि उसमें तथ्यात्मक विवरण वो एक गुण है उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारी चाटुकारिता भी शामिल है। और मैं तो अब लगभग पूरे मुगल इतिहास को एक बार दोबारा देख रहा हूं, जिसमें कि मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं। तो पहली बात मैं कहता हूं कि वाचिक परंपरा हमारी पहली संचार परंपरा थी, जिसमें कि हमारा सारा ग्रंथ और सारा ज्ञान ठीक से रखा गया, लगभग कंठस्थ करके रखा गया, जो आगे चलकर भाषा के निर्माण, और हमारे यहाँ भाषा और व्याकरण का निर्माण पश्चिम से लगभग 3-4 हजार साल, मतलब 5000 साल पहले हो गया था। पतंजलि की बात हम करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, पाणिनि की बात करते हैं, और ये जो हमारा मेडिकल शास्त्र है, हमारा जो
एस्ट्रोनॉमी है हमारे यहाँ, जो ये बाकी छात्र, चरक है हमारे यहाँ, सुश्रुत है हमारे यहाँ, आर्यभट्ट है हमारे यहाँ, ये सारे उनसे 10,000 साल पहले के लोग हैं, और इनकी सारी चीजों को देखने की जरूरत है। तो पहली बात वाचिक परंपरा की। अब जो मैंने कहा कि अपने अनुभव से कुछ चीजें, तो मैं इस समय चतुर्वेदी समाज पर, मतलब जो चौबे लोग का मूल समाज है, उस पर एक उपन्यास अभी कर रहा हूं। मुझे कई बार लगता था कि ये पूछा देखा जाता है कि हम लोग कहाँ से आए, आप कहाँ से आए। कई बार हमको अपनी खुद की अफ्रीका में जो ये लोग हैं जो अमेरिका में गए, जो गुलाम के रूप में अमेरिका गए थे, उसमें एक बहुत ही अच्छा उपन्यास द रूट्स करके है, जिसमें एक ब्लैक जो अमेरिका में रहता है वो अपने रूट्स को खोजने अफ्रीका पहुंचता है और पूरी इस संस्कृति की व्याख्या करता है। मेरे मन में बहुत दिन से ये बात थी कि मैं ये पता करूं कि मेरे पूर्वज, आप देखिए ज्यादातर आप अपने पिता को जानते होंगे, अपने बाबा का नाम आपको मालूम होगा, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं मालूम। और एक तरह का स्मृति लोप हमारे यहाँ हुआ। ये भी हमारी पूरी शिक्षा पद्धति की दिक्कत है कि वो आपकी स्मृतियों का लोप करा देती है, तो फिर आपकी परंपरा का लोप करा देती है, तो फिर आपके इतिहास का लोप करा देती है, फिर आप सीधे आज के परिस्थिति में रहते हैं। अब इतना दिलचस्प है कि मुझे गजनी के आक्रमण के समय का एक पद्यात्मक विवरण मिला, जो कि एक चंदन करके व्यक्ति है जो मथुरा के मंदिरों में गाता है। और क्योंकि मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ तो मैंने पूछा कि भाई साहब ये आपको कहां से मिला? तो बोले कि ये मेरे मतलब पिताजी बाबा ने दिया। अब उनको कहां से मिला? वो उनके बाबा ने उनको दिया। मतलब वो गजनी के आक्रमण और उसके प्रतिरोध, जो मथुरा में गजनी ने मथुरा जीत लिया था और 2-3 दिनों में मथुरा उसने ध्वस्त कर दिया था, ये सारी बातें सत्य हैं। गजनी कन्नौज जाना चाहते थे, वो गलती से पहले कन्नौज जाने के पहले मथुरा आ गए थे, क्योंकि उनको मथुरा में बहुत सारी दौलत होने की संभावना थी। अब साहब ये जो पद्यात्मक विवरण है, ये गजनी के मथुरा विजय की लगभग पूरी व्याख्या करता है। और ये 1800 के आसपास कभी डॉक्यूमेंट किया गया है। उसके पहले 600-700 साल तक वाचिक परंपरा में चला आ रहा है। इसको बोलते हैं, मतलब कोलोकियल में, चौबिन को साको। साका का मतलब होता है गाथा या सागा, जिसको बोलते हैं ना, वीर गाथा काल में सागा लिखा है, सागा। तो बहुत सारे वो जो अभी बोला उन्होंने बंदर, वो यूरोप में जो लड़ाइयां होती थी उनके सागा लिखे जाते थे, वीर गाथाएं लिखी जाती थी। ये चौबिन को साको माने चौबों की गाथा। वो ये बताता है कि लगभग 2 से 2,500 चतुर्वेदी मथुरा में उस समय थे, जो मल्ल विद्या में निपुण थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मथुरा को डिफेंड करें। बाकी मथुरा का राजा तो पहले ही मारा जा चुका था। तो यमुना पार करके उसका पहले आना, पहले दिन उसने क्योंकि हल्की सेना भेजी होगी तो उसका हारना, और दूसरे दिन बड़ी सेना को आकर इस पूरे चीजों को ध्वस्त करना, इसमें 2,500 चतुर्वेदियों का मतलब नाश। और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इन लोगों का श्राद्ध अभी भी किया जाता है। ये जो 2,500 चतुर्वेदी हैं जो मारे गए थे, इनका श्राद्ध इनके गोत्र के लोग अभी भी करते हैं। तो सोचिए कि एक इतिहास की सही व्याख्या, इतिहास का एक जो प्रकरण है, वो कैसे वाचिक परंपरा में कितने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और अगर आप अपने लोक के भीतर घुसेंगे तो लंबे आपको ऐसे संस्मरण मिलेंगे जिसमें कि ये इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। और आप जिसको हम सबाल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं, या एक छुपा हुआ इतिहास है, या जो वो तथ्यों को सामने रखता है जो कि जिससे कि आप आज के समय को पहचान सकते हैं। मतलब आज कौन मानेगा कि इन व्यक्तियों को श्राद्ध क्यों किया जाता है और उनके सामूहिक जो मृत्यु है उसको कैसे आज का समाज देखता है। तो जब स्मृति का निर्माण होता है तो स्मृति में ऐसी बहुत सारी चीजें और भी चीजें होती हैं, है ना। तो पहली बात तो मैं इस वाचिक परंपरा के बारे में कहना चाहता था कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे समूहों में, और किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, वो बाकी वो हर धर्म में होंगी। मतलब पंजाबियों के यहाँ इतनी सारी वाचिक कथाएं हैं। आपके यहाँ वीर गाथा काल पूरा वाचिक परंपरा से भरा हुआ है। आला उदल अभी भी गाया जाता है। इधर राजस्थान में जाएंगे तो इतने सारे
संचार माध्यम है जिनका जिनमें कि आप, और इसमें काव्य और कहानी में बहुत फर्क नहीं है। मतलब कहानी भी कविता में ही लिखी जाती है। मतलब आप देखेंगे कि रामायण एक तरह से कथा है बड़ी, है ना, लेकिन वो है कविता के फॉर्म में। और पहले तो ऐसा डिफरेंस भी नहीं था। तो अधिकतर काम पहले काव्य में ही किया जाता था। वाचिक परंपरा के अलावा दूसरा जो गुण मैं अपने इसका बताना चाहता हूं, अपने संस्कृति का, अमिताभ ने उसकी तरफ जिक्र किया था, सर ने भी उसको बताया। समग्रता हमारे यहाँ का बड़ा गुण है, बड़ा गुण है। और ये जो किताब अभी मैंने अनुवाद किया, इसमें मैंने एक बार आपको साथ ये बोला भी था कि जो जीवन के चारों स्तरों की पहचान है वो सबसे अधिक और सबसे अच्छी भारतीय समाज में है। 2 स्थापनाओं पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जब भरत जी बात कर रहे थे और जब बालमुकुंद जी बात कर रहे थे, तो हम इस स्थापना पे पहुंच चुके हैं कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इस पर कहीं कोई मतलब डिबेट नहीं हो सकता। वो हमारी मूल स्थापना हो सकती है जहां तक इस कॉन्फ्रेंस को संचालित करें। और ये अब विविध राष्ट्र है, मतलब विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। और तीसरा, सांस्कृतिक एकता ही वो आधार है जिसके आधार पर हम लोग इस विविधता को हटाकर देख सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि हमें पास में जाने की जरूरत नहीं है, जहां हम आ गए हैं वहां से आगे देखने की जरूरत है। लेकिन ये भी है कि हमें अपने पास को समझने के लिए इन विविधताओं को पहचानना भी आवश्यक है। तो ये 3 स्थापनाएं हमारी लगभग इस उद्घाटन तत्व में हुई जो इसका अचीवमेंट है। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि हमारी समग्र दृष्टि पश्चिम के एकात्म दृष्टि से खत्म न हो जाए। कैसे? जैसे हम इस बात को ठीक ठीक पहचानते हैं कि जीवन 4 स्तरों पर विभाजित है, कि एक जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ के ऊपर प्रकृति है, मतलब पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसके ऊपर पशु पक्षी हैं, उसके ऊपर मनुष्य है। और क्योंकि ये चारों लेवल्स जो हैं ये प्रोग्रेसिवली ऊपर बढ़ते हुए लेवल्स हैं, जहां पर कि चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, जहां पर ज्ञान का स्तर बढ़ता है, जहां पे मूवमेंट की फ्रीडम बढ़ती जाती है, जहां स्वतंत्रता बढ़ती जाती है, जहां पर कि जैसे पेड़ नहीं चल फिर सकता, लेकिन पशु पक्षी चल फिर सकते हैं और उनके पास में एक नेक्स्ट लेवल की संचालन शक्ति है। इससे ये जो हमारे यहाँ की अवधारणा है कि चौथे स्तर के ऊपर भी एक स्तर है जो शायद अदृश्य होगा और जो शायद दृश्यात्मकता भी कम होती जाती है, तो आगे चलकर ये 5वां स्तर है जिसको हमारे यहाँ देवत्व कहा गया था, जहां तक कि हमको पहुंचना है। आपने क्योंकि ऊपर की तरफ जाने का रास्ता खत्म कर लिया, तो अब आप नर्क की तरफ जाने के लिए अभिशप्त हैं। आप अभिशप्त हैं। आपके पास आप कोरोना ले लो, आप फना ले लो, आप प्रकृति पर विजय करते करते वहां पहुंच जाएंगे जहां पर कि समन्वय की दृष्टि समाप्त हो चुकी। तो जो दूसरी बड़ी बात जो हमारा मतलब निकलती है हमारी पूरी उसमें से, इस समग्रता की दृष्टि है। और ये सब जगह है। आपके यहाँ जो अपने यहाँ जो मेडिकल विज्ञान था, मतलब चिकित्सा शास्त्र था, उसमें हाथ को अलग, पैर को अलग, सिर को अलग करके नहीं किया जाता था। वो समग्र मनुष्य को बनाने की बात थी जो योग पद्धति से शुरू होता था, और पूरे इसको संचालित करते समय वो समग्रता की बात करता था। आज भी आयुर्वेद वगैरह में और बाकी सब में एक आपको स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं। आपका हाथ खराब हो गया तो पैर खराब हो गया तो आंख खराब हो गई, ऐसे बात नहीं होती। एक समग्र स्वस्थ मनुष्य की बात होती है। हम में से कोई भी एलोपैथी से अलग नहीं है, वो अभी इस समय दिक्कत है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य की परिकल्पना भारतीय परिकल्पना अवधारणा में शामिल है। और मैं तो इस बात पर बिल्कुल पहुंच गया हूं। इसीलिए जब अमिताभ कहते हैं कि हम वृक्षों की पूजा करते हैं, कि हम जानवरों में से, मतलब आप पोला हमारे यहाँ निमाड़ में होता है पोला, फिर हम नागपंचमी मनाते थे, हम बहुत सारे ऐसे जानवरों को ढूंढ सकते हैं, पूजा करते हैं। पूजा का मतलब यह है कि उनका सम्मान करते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहते, उनके साथ में सहजीवन में विश्वास करते हैं। और वही हमारा आधार भी था। हम जल पदार्थों की भी पूजा करते हैं। अभी कल परसों आपने अखबार में देखा होगा कि जो अहिल्याबाई वाला प्रकरण है, कि तो एक महिला वाकई पत्थर बन रही है। मतलब देयर इज अ मेडिकल प्रोसेस इन विच अ वुमन गेट्स कन्वर्टेड इनटू निष्क्रिय पदार्थ। तो ये जो लेवल्स ऑफ बीइंग है, ये मुझे अद्भुत कल्पना लगती है।
और मैं लगभग लौट के आया इधर उधर से बहुत सारा विज्ञान करने के बाद में, जिसने मुझे एक स्थिरता प्रदान करी अपनी पूरी विचार पद्धति में। और ये लेवल्स ऑफ बीइंग को मुझे लगता है कि हमको आधार मान के अपनी भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए। तीसरी जो बात है, वो बालमुकुंद जी ने भी कही और भरत जी ने कही कि हमारे यहां विजय की कल्पना नहीं है। मतलब है वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार कुटुंब है, यार परिवार है, और इस परिवार से निकलने वाले, परिवार शब्द से निकलने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखी जानी चाहिए, जिसमें हमारे वाकई ये परिवार एक सुदृढ़ इकाई के रूप में भी है, पर वसुधा भी एक कुटुंब है। इसलिए देशों पर विजय करने की बात, राज्यों पर विजय करने की बात, मनुष्यों पर विजय करने की बात हमारे यहाँ उस तरह से है नहीं। और जब भी हमने सांस्कृतिक संचार के माध्यम से देशों पर अपना अपना प्रभाव बनाया है, वो चाइना हो, वो चीन हो, वो थाईलैंड हो, वो इंडोनेशिया हो, वो सारे, वहां कभी भी तलवार के बल पे बात नहीं हो रही है। वहां एक सभ्य और सांस्कृतिक व्यक्ति की तरह आपकी, हम लोग बाली गए थे देखने, तो बाली में जो रामायण होती है वो एक पहाड़ के ऊपर जाके रामायण खेलते हैं, तो उसके पात्र अलग हो सकते हैं, उसका कथ्य थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो थोड़ी थोड़ी बाली नुमा रामायण हो सकती है, लेकिन वो है। और अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध थे, इसको कौन मना करेगा? या मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जगहों पर अभी भी, आज भी, अभी कल ही एक बात हुई जिसमें कि सऊदी अरेबिया में और इराक में कुछ मंदिरों की बात हुई। मैंने म्यूजिक को लेके भी ऐसी बहुत सी, एक महिला है जो उन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया में मंदिरों की एक चेन खोजी है, वो कजाकिस्तान में भी है, वो वहां पर भी है, वो वहां पर भी है। तो ये शायद प्रारंभिक जो संचार व्यवस्था थी उसके माध्यम से हमारे संदेश वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं मजूमदार की बात कर रहा, मजूमदार ये बताता है कि साहब हमारे यहाँ इतिहास को रखने का बहुत अलग तरीका, जिसमें कि परिवारों के इतिहास, परिवारों के जो इसने जिक्र किया, राज तरंगिणी की बहुत बात होती है, जिसमें कश्मीर के 1100, 1200, 1400 सालों का इतिहास मिलता है। वो कैसे, कहाँ मिला? वो राज परिवारों में रखा जाता था। तो मैंने अपना जो ये उपन्यास कर रहा हूं इसमें भदौरियों का इतिहास निकाला, कि उस भदौरिये बड़े इंपॉर्टेंटली आते हैं, और भदौरिया लोगों के साथ में चतुर्वेदियों का बड़ा गहरा संबंध होता है। तो मुझे 800 सालों का भदौरियों का लिखित पारिवारिक इतिहास मिला, और बदन सिंह और भिंड और अटेर और होलीपुरा और आगरा और उसके आसपास की चीजें। तो ये जो पारिवारिक इतिहास था, अभी इसने कहा मैं एक बार सोनो गया ये सो करने के लिए, अपने परिवार को जानने के लिए। सोनो जो है एटा डिस्ट्रिक्ट में एक तीर्थ स्थल है, तो पंडे वहां रहते हैं। उन्होंने हमारे माँ के परिवार का पूरी हिस्ट्री हमें बता दी, और ये भी बताया कि ये सोरो में जो आपके जो पूर्वज थे उनमें से कितने भाई हुआ करते थे, उनमें से कितने लोग यहाँ पर आए थे, और ये भी बताया कि नासिक से कैसे लोग वहां आए थे। या तो ये जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, संचार की एक परंपरा थी, पुराना इतिहास देखने की तरीका था, इसको हमने पूरा ही खो दिया। आप पुरी में जाएंगे, आप हरिद्वार में जाएंगे, आप सोरो में जाएंगे, आपके बहुत सारे पूर्वजों का ज्ञान आपको वहां से मिल सकता है। ये एक और तरीका है, जरूरी नहीं कि हम उसको लिख के रखें, और कथाएं भी उनकी वहां पर मिलती हैं। मैं राज तरंगिणी की बात कर रहा था, उसके माध्यम से हम अपने इतिहास को लिंक कर सकते हैं। मैं ये भी कह रहा था कि पुराणों के माध्यम से, तो इन्होंने 5000 साल की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का पूरा इतिहास लिखा है, जो कि हमें पुराणों में और कथा में और ऐसे और सांस्कृतिक उसके माध्यम से मिल सकता है। एक दो बातें और कहूंगा। जो समग्रता की बात मैं कर रहा था, वो न सिर्फ इतिहास की दृष्टि से मिलती है, बल्कि कलाओं में भी वो समग्रता हमको बहुत जोर से देखने मिलती है। अब ये जो जलतरंग नाम का उपन्यास मैंने किया, उसका उदाहरण पेश करता हूं। वो ये है कि आप देखिए कि भक्ति काल के जितने कवि हैं, भक्ति काल के सारे कवि, वो लिख तो ब्रज भाषा में रहे हैं,
और माफ कीजिए, अकबर के दरबार में भी भाषा तो ब्रज ही उपयोग होती थी, क्योंकि ब्रज भाषा उसके आसपास की जितना गायन हुआ है, ध्रुपद का गायन हुआ है, बाकी सब हुआ है, भाषा तो ब्रज ही उपयोग होती थी। ये जब बाद में दरबार दिल्ली में शिफ्ट होता है, जहां पर कि कव्वाली और बाकी चीजें, और कव्वाली भी भजन ही है, ध्रुपद भी भजन है और कव्वाली भी भजन है। उनका इंटरेक्शन तो जो निकलता है वो एक अलग बात है, मतलब उत्तर भारतीय दक्षिण संगीत की बात मैं अलग से कर सकता हूं। लेकिन मैं कह रहा था कि जो भक्ति आंदोलन के जितने कवि हैं, जो कृष्ण भक्ति और भगवत भक्ति की बात करते हैं, वो सारे लोग ब्रज भाषा में लिखते हैं। वो आसाम के हों कि महाराष्ट्र के हों कि पंजाब के हों, और ये पूरा जो अपना गुरु ग्रंथ साहब है, ये असल में तो कलेक्शन है, ये इन सारे भक्त कवियों का कलेक्शन है, वो पूरा ब्रज भाषा में है। जब रागी जो संगीत गाते हैं, कभी आप सुनिए उनको, कितना मधुर लगता है, वो पूरा ब्रज भाषा में है वो। तो इसमें भक्ति आंदोलन के जो कवि हैं, वो अपने पद के ऊपर राग भी लिख देते थे, तो किस राग में गाया जाए। ये हुआ समग्रता का दूसरा दृष्टिकोण, कि भैया गाना ही नहीं है, बल्कि एक सर्टेन राग में गाना है जो उस मौसम के लिए परफेक्ट होगी, या उस प्रहर के लिए होगी। अष्टचाप के कवि जो हैं, वो प्रहर के हिसाब से रागों को करते थे। तो सुबह की राग है, दोपहर की राग है, शाम की राग है, रात्रिकालीन उसके बाद में मतलब रात्रिकालीन राग है। और इससे आपका भक्ति का आपका भाव, आपकी जीवन पद्धति जुड़ी हुई है। अष्टचाप के सारे कवि जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखते थे, उसके ऊपर राग लिखते थे। आगे चलकर उन रागों के चित्र बनाए जाने लगे, तो रागों के चित्र बनते थे, और फिर वहां से लौटकर उन पर दोबारा कविताएं लिखी जाने लगी। तो हमारे यहाँ जो पूरी कला है, कलाएं हैं, मतलब आप अभी कनक रेले बात कर रही थी, तो मैंने कुमुदनी लखिया को भी देखा सुना है, कनक रेले को भी मैंने देखा सुना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल नृत्यकारों को, वो रागों पर दृश्यबंध प्रस्तुत करते हैं। राग का जो भाव है वो उसमें प्रस्तुत होता है। जितने हमारे नृत्य शैलियां हैं, उसमें कोई ना कोई एक भाव प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारे भरतनाट्यम वाले दशावतार वगैरह प्रस्तुत करते हैं, वो एक्चुअली हिस्ट्री ही है, वो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो कि अभी सेपियंस में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दशावतार में भरतनाट्यम में लंबे से पेश हो रहा है। तो सर, ये जो सांस्कृतिक वैविध्य है, और फिर मैंने उसमें ख्याल और ध्रुपद का भी जिक्र किया अपने उपन्यास में, कि ख्याल कैसे इवॉल्व हुआ। ख्याल गायकी जो है वो ध्रुपद से इवॉल्व होती है, उसमें तानों का प्रवेश होता है, उसमें कव्वाली की लंबी तानों का प्रवेश होता है, उसमें गति अलग अलग होती है, उसमें जो आधार और उसके अंतरा और स्थाई के जो कॉन्सेप्ट हैं और तानों का कॉन्सेप्ट है, वो प्रवेश होता है, तो उत्तर भारतीय संगीत बदलता है, और ईरानी राग उसमें आते हैं तो वो बदलता है। तो जो सर कह रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ, ख्याल गायकी भी भारतीय परंपरा है, और ख्याल गायकी मेरे ख्याल में सभी जगह, मतलब बंगाल में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर भारत में भी है। दक्षिण भारत का स्टाइल अलग है, लेकिन वहां की हंसध्वनि हमारी हंसध्वनि एक ही है, स्वर वही लगते हैं, और इस तरह की राष्ट्रीय एकता एक प्रस्तुत होती है उसमें। तो ऐसा मैं एग्जाम्पल और बहुत सारे दे सकता हूं। अंत में एक बार लोक शैलियों के बारे में बात करके समाप्त करूंगा। लोक शैलियां भी हमारे यहाँ बहुत ही समृद्ध हैं। संचार की जो लोक शैलियां हैं, होलियों पे तो मैंने काम किया, कुछ आपको सुनाया भी था। इतनी सारी वैरायटी है होलियों में, और इतना सारा लोकलाइजेशन है कि जिसको देखा जाना चाहिए। कबीर को आप जानते हैं, कबीर भोजपुरी में भी गाए जाते हैं, कबीर छत्तीसगढ़ में भी गाए जाते हैं, कबीर अपने यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा में गाए जाते हैं, कुमार गंधर्व और इतने प्रहलाद टिपाणिया को मैंने आपको सुनवाया, राजस्थान में भी गाए जाते हैं। कबीर अपनी अपनी तरह से हर राज्य में गाए जाते हैं, और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो लोक शैलियों में कबीर गायन या होली गायन या निमाड़ का संजा गीत या हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारी शैलियां हैं, मध्य प्रदेश की बहुत सारी शैलियां हैं, छत्तीसगढ़ में हबीब साहब ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई और सिखाई। तो ये जो शैलियां हैं, लोक शैलियां, ये भी एक संचार पद्धति है। पंडवानी गायिका को आपने देखा कि पूरी महाभारत और पांडव कथा वो पंडवानी में प्रस्तुत करती है, वो एक लोक शैली है। लोक शैली जो है वो लोक के द्वारा इजेक्ट, मतलब लोक के द्वारा तैयार की गई शैली होती है। वो उसके मानस के हिसाब से
उसके मानस की सरलता के हिसाब से, उसकी सहजता, और रात भर होती है। अर्बन और रूरल में ये फर्क है कि वो रात भर गायन कर सकते हैं, रात भर बैठ सकते हैं। और अब मॉरिशस में जो हमारे लोग हैं, वेस्ट इंडीज में जो भारत से गए हुए लोग हैं, वो अभी भी रामायण रात भर और कथा रात भर करते हैं, क्योंकि वो एक संचार की पद्धति है, और बल्कि वो मूल्यों को बचाने की भी पद्धति है। मित्रों, अंत में मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि ये जो सांस्कृतिक एकता की बात जहां आ रही है, समग्रता की बात आ रही है ना, विविधता की बात आ रही है, और अंततः एक राष्ट्रीय एकता की बात आ रही है, जिसमें कि राष्ट्र असल में एक सांस्कृतिक परिकल्पना है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कि ये सेमिनार अभी शुरू हो रहा है। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। हमने एक तो टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला केंद्र बनाया है। इसके भीतर 7 और केंद्र भी हैं, जिसमें एक भाषा शिक्षण केंद्र है, एक संस्कृत और प्राच्य भाषा केंद्र है, एक ड्रामा रेपर्टरी भी शायद पहली बार किसी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय में बन रही है, तो ड्रामा करने वाले, और वो भी एक संचार पद्धति के रूप में। मैंने विज्ञान नाटक बहुत सारे लिखे हैं, मतलब विज्ञान को नाटक के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जाए, वो भी एक पद्धति है, तो शायद वो काम करेंगे एजुकेशनल थिएटर का अपने यहाँ पर। और दूसरा, हम लोग संस्कृत और हिंदी के सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो कि व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय के बाहर भी जाएंगे, ऑनलाइन है, और एक तरह की भाषाई एकता के बारे में बात करेंगे। नुसरत मेहंदी कल आई थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप उर्दू के लिए भी एक पाठ्यक्रम बना दीजिए, क्योंकि उर्दू की डिमांड भी बहुत है। तो हम शायद तीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये 3 शुरू करेंगे, और ये एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंबन भी होगा। आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विश्वविद्यालय की तरफ से मैं कह सकता हूं कि हम लोग पूरी तरह सचेत हैं जो भारतीय राष्ट्र, भारतीयता बोध के प्रति, और हमारी सारी फैकल्टी इस तरह का काम करती रहती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना रहे हैं, इसमें लगभग 30 देशों के लोग जुड़े हैं, और हमने 117 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित किया है जहां पे हिंदी पढ़ाई जाती है, तो उनके साथ भी हम लोग काम करेंगे। इस वेबिनार के आयोजकों, इसके विषय प्रवर्तक और जो पूरी टीम है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं अपनी ओर से, और ये खूब सफल हो। लगभग 80 पेपर्स प्राप्त हुए, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है, तो 2 दिन इसको आप लोग करिएगा, और हम सब काम कर सकते हैं। आप भी खोज सकते हैं, आप भी खोज सकते हैं कि हमारे भोजपुर का इतिहास क्या है, आप भी खोज सकते हैं कि हमारे यहाँ भोपाल का इतिहास क्या है। ऐसा लोकलाइजेशन करेंगे, उस पर लिखेंगे, तो ये जो बाल मुकुंद जी ने कॉल दिया है, उसके प्रति हम लोग संवेदनशील होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और काफी ज्ञानवर्धक था। आपको सुनना हमेशा बहुत सुखद होता है, एक नए किस्म का अनुभव होता है, और ना ये परिपाटी है, ना मैंने अभी इतना पढ़ा है कि मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद कोई टिप्पणी कर पाऊं। मैं अब अंतिम चरण में बहुत ही सम्मान के साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी से आग्रह करता हूं कि वो 2 बात कहें और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन भी करें। सिद्धार्थ। आई थिंक ये तो बिल्कुल लगभग बेईमानी जैसा ही है कि इतने वक्तव्यों के बाद और इतने गाढ़े और गहरे वक्तव्यों के बाद मुझे इस पे बोलना है, तो मैं सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन ही करूंगा। सिर्फ वापस इस पे आते हुए कि जो हमने अभी पिछले कुछ अपने एक्सपीरियंस में और सालों में देखा कि विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना है वो सिर्फ टीचिंग, लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये जो दायित्व है विश्वविद्यालयों का कि जो भारतीय संस्कृति है और हमारी परंपरा है उसको न सिर्फ छात्रों, हमारी जो शिक्षक गण है, बल्कि अपने आसपास की कम्युनिटी में भी उसका संचार करना, ये एक विश्वविद्यालय के जो निहित उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें लिखा गया है। अगेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पे जोर दिया गया है। तो उस दिशा में बढ़ते हुए ये बहुत ही एक सराहनीय कदम विश्वविद्यालय ने उठाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई पूरी इस टीम को देना चाहूंगा, और अरुणेश जी आपको भी कि आपने इसका इतना सफल संचालन किया। और
इस विषय पे सिर्फ जितना मुझे समझ में आया, सिर्फ एक चीज ये बोलूंगा कि जो हमारा पूरा, अगर भारतीय इतिहास से भी पीछे जाते हुए अगर पूरे मनुष्य का इतिहास हम देखते हैं, तो संस्कृति और संचार दो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हमें मिलते हैं। 70,000 वर्ष पहले जब से मनुष्य निकलने शुरू हुए थे और विश्व भर में फैले, तो पहला एक माइलस्टोन आता है जिसे हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कुछ नहीं है, बल्कि यही है कि ये डिस्कवरी करना कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और संकेतों के माध्यम से आपस में बात कर सकते हैं। वो एक पहला माइलस्टोन था जहां पे बिखरे हुए जो मानव था वो छोटे छोटे समूह में साथ में आना शुरू हुआ। और दूसरा जो रेवोल्यूशन है वो ये नेशन स्टेट्स का एवोल्यूशन, वो कल्चर ही उसकी एक नींव थी। ये जो शेयर्ड बिलीफ का कॉन्सेप्ट है जो सेपियंस में भी है, कि एक बड़ा समूह जब एक कॉमन शेयर्ड बिलीफ और वैल्यूज को ट्रस्ट करने लगता है, तब नेशन स्टेट निकलता है। तो हमारे नेशन स्टेट भी और कुछ नहीं बल्कि ये कल्चर की नींव पे ही खड़े हुए हैं, जहां पे हम सभी लोग एक कॉमन शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज पे बिलीव करते हैं और वहां से नेशन स्टेट निकलता है। तो संस्कृति और संचार, इन दोनों का हमारे पूरे एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। वरना अगर ये दो टूल्स नहीं होते तो आज भी जो मानव जाति है वो अलग अलग कबीलों में बिखरा हुआ अलग अलग जगह ही रहता। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी। और दूसरा, तो भारतीय संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं आज हमने देखा। आध्यात्मिकता पे बात हुई तो नॉट रिलीजियस बट बीइंग स्पिरिचुअल, ये अभी हम लोग आजकल फिर से सुनते हैं। नई पीढ़ी भी इस पे बहुत सारा सुन रही है। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो यंगस्टर्स इस चीज पे आजकल सुन रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल पे है। दूसरा, हमने दूसरा जो मुझे लगता है वो ये समन्वयवादिता या सहिष्णुता हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है, जिसमें हजारों आक्रमणकारियों के बाद भी संस्कृति का बचा रहना मतलब हमारा एक रेजिलियंस को शो करता है। और ये आपस में हर समय कंसेंसस बिल्ड करना, कोऑर्डिनेट करना, बातचीत करना, ये हमारा समन्वय बिठाने का बहुत पुराना इतिहास रहा है। तो हमारी संस्कृति की ये भी एक बड़ी पहचान है। और आखिरी में कर्मवाद पे हमारे यहाँ पे बहुत जोर है। और अथर्ववेद में लिखा है कि दाएं हाथ में अगर कर्मण्यता है तो बाएं हाथ में विजय पक्की है। तो ये कर्म करने पे लगातार जोर सालों से दिया जा रहा है। तो उसी के साथ हम लोग इसको भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और विश्वविद्यालय ने भी इसमें एक अपना कदम उठाया। एक बार फिर से आज के मुख्य अतिथि जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार विश्वविद्यालय प्रांगण में आपका आना हुआ है, आगे भी आपका आना ऐसे बने रहे। और पूरे विश्वविद्यालय समूह का और खासकर इस वेबिनार की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बहुत रोचक और यूनिक टॉपिक को उठाया। मुझे लगता है कि इसे अगर एनुअली आप कंटिन्यू करेंगे तो नेशनली इसका बहुत दूर तक इसकी ध्वनि जो है वो पहुंच सकती है। धन्यवाद।